हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, एसएससी सीएचएसएल पेपर के कुछ चंद घंटों पहले आप सभी को पूरे पेपर को चेक करने का मौका मिल रहा है कि पेपर में जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने शिफ्ट से पहले इस पेपर को एक बार जरूर हल करके जाना चाहिए, क्योंकि इस पेपर से आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट मिलेगा कि सवाल का लेवल कैसा पूछा जा सकता है, हर एक क्वेश्चन आपको कैसा मिलेगा। तो भाई अपने शिफ्ट से पहले इस पेपर को एक बार जरूर हल करके जाइए, क्योंकि इस पेपर को हल करने में हम ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं। फटाफट हर एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं, चाहे जीके हो, करंट अफेयर हो, मैथ हो, रीजनिंग हो या आपका इंग्लिश होने वाला है। तो इस पेपर को अपने शिफ्ट से पहले एक बार जरूर हल करके जाइए। ओके, केवल 60 क्वेश्चन होंगे और आप सभी का टारगेट पूरे 60 के 60 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो ट्राई करिएगा पूरे 60 के 60 क्वेश्चन अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को चेक करते हैं कि पेपर में कैसा सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर से। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, एम.टी. वासुदेवन नायर को 2025 में साहित्यकार व कवि के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एम.टी. वासुदेवन नायर को 2025 में साहित्यकार व कवि के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। तो अनुच्छेद 23 लगाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा अमीश त्रिपाठी द्वारा। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, हेनरी लुई विवियन डेरेजियो 1820 के दशक में किस कॉलेज के शिक्षक थे। बताइए, हेनरी लुई विवियन डेरेजियो 1820 के दशक में किस कॉलेज के शिक्षक थे। तो याद रखिएगा हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में स्थित है, इसके शिक्षक थे। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 7 अगस्त को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है। बताइए, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी। बताइए, भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी। तो 1872 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को, 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर में 2001 से किन अंक की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर में 2001 से किन अंक की वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा 9.21 अंक की वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। बताइए, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। तो याद रखिए कन्नौज या बिलग्राम युद्ध को। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। बताइए, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा भाषाओं व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता ताहिर ये नहीं है। तो ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, संघ बनाने की स्वतंत्रता ये है, भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता ये भी है,
तो यही दोनों आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाषा व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता ही ये नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? तो भाई अक्टूबर नवंबर चल दिया है, नवंबर का महीना चल रहा है, तो इस मौसम को क्या बोलते हैं? कौन सा मौसम बोलते हैं? तो खरीफ की मौसम बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत आते हैं? भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने ये किस मौसम के अंतर्गत आते हैं? तो ये शरद के मौसम आते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। आपराधिक प्रक्रिया संहिता भारत में किस वर्ष में अधिनियमित की गई थी? बताइए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता भारत में किस वर्ष में अधिनियमित की गई थी? तो याद रखिएगा 1973 में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितने सेंटीमीटर की होती है? बताइए, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितने सेंटीमीटर की होती है? 274 सेंटीमीटर की होती है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट किसने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रच दिया? फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल ने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रचा था। बी ऑप्शन हिना जायसवाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। डायरेक्ट टैक्स कोड बिल भारत की संसद में कब पेश किया गया था? डायरेक्ट टैक्स कोड बिल भारत की संसद में कब पेश किया गया था? 2010 में पेश किया गया था। ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? बताइए, कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो गंडक नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ से निकलती है? यानी किन पहाड़ियों से या पर्वत से निकलती है? बताइए, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो वह कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को। किस राज्य में विस्तृत नाव दौड़, पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रदर्शनों के साथ व्यापक रूप से ओणम त्यौहार मनाया जाता है? बताइए कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सर जी केरल राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। जैसे पोंगल तमिलनाडु मनाया जाता है, बिहू असम राज्य में मनाया जाता है, और आपका हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। ये सभी फेस्टिवल याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि एक सवाल पक्का आपके पेपर में आने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। नटंजलि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नटंजलि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है नटंजलि उत्सव। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। रिखम पद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रिखम पद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। रिखम पदा, कहीं कहीं रिखम पदा लिखा रहता है। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारीकर्ता कौन था? बताइए, कौन सा संगठन था भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी करने वाला? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड में मेहमानों के लिए मुंडा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? झारखंड में मेहमानों के लिए मुंडा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो पाइका नृत्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25।
अखम लक्ष्मी देवी ने किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? अखम लक्ष्मी देवी ने किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? तो मणिपुरी के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण करने वाले पंडित चतुरलाल किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? बताइए, पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण करने वाले पंडित चतुरलाल ये किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो तबला के लिए जाने जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोविंदी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चिनाब नदी पर किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां कहाँ स्थित है? कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां यानी किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी पौने गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? बताइए, कौन सी पौने गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है? सिरोको है। बी ऑप्शन सिरोको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे ताजे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है? बताइए, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे ताजे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है? तो ज्वार नदमुख बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। वेलंकनी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? बताइए, वेलंकनी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा नागपट्टनम जिले में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो 1999 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा नैरोबी में स्थित है। ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? 2000 में बनाई गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। तो अब देखिए मेरे दोस्त, ये सारे आपको इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। जैसे देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी मुहावरा आप सभी को बताना है। होल्ड समवन्स फीट टू द फायर, इसका मतलब क्या होता है? सोचिए समझिए और इसका उत्तर दीजिए कि होल्ड समवन्स फीट टू द फायर मतलब कि किसी पर दबाव डालना है कि वह अपना वादा पूरा करे या जिम्मेदारी निभाए। जैसे कि भाई हम चाहते हैं कोई अपनी जिम्मेदारी न भूले और उस पर जोर देते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? होल्ड समवन फिट टू द फायर। इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इंसिस्ट दैट समवन फुलफिल देयर प्रोमिसेस और ऑब्लिगेशन। ओके मेरे दोस्त, जैसे एग्री अपॉन ए शेयर्ड वेंचर विथ फुल कन्विक्शन, मतलब क्या हो जाएगा इसका? जैसे साझेदारी के लिए सहमति। ओके, जैसे टेक बिग रिस्क विदाउट नोइंग द कंसिक्वेंसेज, मतलब कि बिना परिणाम जाने जोखिम लेना। और उसके बाद थिंक ओवर अ न्यू प्रपोजल, इसका मतलब कि किसी नए प्रस्ताव पर विचार करना।
ओके, लेकिन इस सवाल का डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वाला वर्ड कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है। जैसे पहला ऑप्शन ड्राइंग है, जो चित्र बनाते हैं, बिल्कुल ठीक लग रहा है स्पेलिंग, बिल्कुल ठीक लग रहा है। फेवरेट का स्पेलिंग, फेवरेट जो आपका कोई फेवरेट होता है, इसका भी राइट स्पेलिंग है। डैबलेट, ये भी बिल्कुल ठीक है। डैबलेट का मतलब जानते क्या होता है, हाथ अजमाना। जैसे कोई हाथ अजमा लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, डैबलेट बोलते हैं। स्कल्पचर, स्कल्पचर का मतलब जो मूर्ति कला के लिए हम लोग करते हैं, उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, SCULPTURE होता है। यही सेम स्पेलिंग दिया क्या, SCULPTURE, बिल्कुल ठीक भाई। ये तो सभी चारों ऑप्शन आपके राइट स्पेलिंग दे रखे हैं, तो इसमें कोई इनकरेक्ट नहीं दे रखा है। ओके मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप सभी को भाई जैसे ऑप्शन में ओकेजन दिया ना, तो ओकेजन का बिल्कुल सही स्पेलिंग वाला आपको फिल करना है। जैसे वेडिंग इज एन ऑस्पिशियस फॉर ऑल, यानी वेडिंग इज एन ऑस्पिशियस ओकेजन फॉर ऑल। लेकिन ओकेजन का राइट स्पेलिंग क्या होता है बताइए, सभी बताएंगे भाई। शादी सभी के लिए क्या है, एक शुभ अवसर होता है। ओकेजन का राइट स्पेलिंग क्या होता है, OCCASION होता है, ओकेजन होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, OCCASION, तो सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट स्पेलिंग दिया है ओकेजन का। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कमेंस का सिनोनिम्स बताइए। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। कमेंस का मतलब क्या होता है, शुरू करना। क्या होता है मेरे दोस्त, शुरू करना होता है। बताइए तो इसका राइट स्पेलिंग क्या होगा, सबवर्ट मतलब कि विध्वंस या उलटफेर करने वाला, सबवर्ट नहीं हो जाएगा भाई। और एक्सर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का हम लोग जब प्रयास करते हैं। ओके, स्टार्ट शुरू करना यानी स्टार्ट करना भाई, तो समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा कमेंस का, स्टार्ट हो जाएगा। ओके, स्कॉट का मतलब क्या होता है, स्कॉट का मतलब होता है साथ चलना। क्या होता है मेरे दोस्त, साथ चलना होता है। याद रखिएगा इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। भाई कम से कम 4 से 5 सवाल एंटोनिम के पूछा जाता है। कैलाश का बताइए विलोम शब्द क्या होगा। कैलाश का मतलब क्या हो जाएगा, कठोर होता है, या आप बोल सकते हैं निर्दयी, कठोर निर्दयी भी बोलते हैं, ठीक है, या बिना भावना वाला, ठीक है। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बढ़ाना होता है। डिसोलेट का मतलब क्या होता है, सुनसान, जो बिल्कुल शांत यानी सुनसान जगह है ना, डेसोलेट बोलते हैं। और टेंडर का मतलब क्या होता है, नाजुक होता है। कठोर निर्दयी, तो इसका उल्टा क्या होगा भाई, टेंडर हो जाएगा यानी नाजुक हो जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेगुल का मतलब क्या होता है भाई, धोखा देना, फंसाना, फंसाना बोल सकते हैं, या मेरे दोस्त धोखा देना। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। स्पीसीज का समानार्थी शब्द बताइए। स्पीसीज का मतलब क्या होता है भाई, प्रजाति या किसी चीज का एक प्रकार होता है। होल मतलब पूरा होता है। टाइप डिटेल मल्टीप्लाई क्या होगा भाई, स्पीसीज का मतलब क्या होता है, प्रजाति या किसी चीज का एक प्रकार होता है। तो इसका क्या होगा, टाइप हो जाएगा भाई समानार्थी शब्द। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रैंक्यूल का एंटोनिम बताइए, उल्टा बताइए। ट्रैंक्यूल का मतलब क्या होता है, शांत होता है, शांत होता है और स्थिर होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, कंपोज हो जाएगा कि आपका सेरेने हो गया यानी शांत निर्मल, या आपका हो जाएगा सैबी,
जर्जर या अनक्वाइट होगा, तो भाई अनक्वाइट हो जाएगा। अनक्विट मतलब क्या होता है? अशांत होता है, यदि आपको ज्ञात होगा तो। शांत का उल्टा क्या होगा? अशांत होगा, यानी अनक्यूट हो जाएगा। तो ट्रांक्यूल का एंटोनिम क्या होगा? अनक्यूट होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, किसी प्रकार को यदि आपको डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अपने सबसे पहले इन सभी प्रश्नों को अपने मनोमस्तिष्क में जरूर से जरूर स्टोर करके जाइएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। भाई 2 सवाल मान के चलिए पक्का आपके पेपर में आएगा, ग्रामेटिकल एरर। देखिए, मिस मालती इज ओल्ड मच टू ज्वाइन ए कॉलेज नाउ। बताइए इनमें से कहाँ आपको रॉन्ग दिखाई दे रहा है? लक्ष्मी जो आपकी मालती है अब कॉलेज में दाखिला लेने लायक उम्र की हो गई हैं। जो सुश्री मालती हैं अब कॉलेज में दाखिला लेने लायक उम्र की हो गई हैं। तो इसमें भाई ओल्ड मच क्या है भाई? गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? टू ओल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? टू होना चाहिए या ओल्ड मच होना चाहिए या ओल्ड इनफ होना चाहिए। ओके, ओल्ड मच क्या भाई? गलत है, टू ओल्ड होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसमें कौन सा रॉन्ग है? कौन सा कंटेंट में आपका ग्रामेटिकल एरर है? तो दोस्त मेरे ओल्ड मच क्या है? रॉन्ग है, टू मच होना चाहिए मेरे दोस्त, या टू ओल्ड होना चाहिए। तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, टू ओल्ड हो सकता है या दोस्त मेरे ओल्ड इनफ हो सकता है, यही दोनों हम सबका ठीक रहता है, ठीक है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मतलब कि थैली से बिल्ली को बाहर जाने दो, मतलब कि राज खोलना, रहस्य उजागर करना। तो क्या होगा? टू रिवील अ सीक्रेट होता है मेरे दोस्त। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखेंगे आप लोग, जैसे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यदि हम इंग्लिश में सिंपल सा ट्रांसलेट करके इसे देखेंगे तो थैली से बिल्ली को बाहर जाने दो, लेकिन इसका मतलब जानते क्या होता है? मुहावरा हम देखेंगे तो किसी राज को खोलना, किसी रहस्य को उजागर करना, यानी टू रिवील अ सीक्रेट होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। सिलेक्ट द करेक्ट इंडिफिनिट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। बताइए, आपको करेक्ट इंडिफिनिट आर्टिकल का फिल इन द ब्लैंक्स करना है। माई नेबर इज पैसिनेट फोटोग्राफर। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैसिनेट स्वर से शुरू होता है मेरे दोस्त, तो इंडिफिनिट एन लगाना जरूरी सही होगा, यानी माई नेबर इज एन पैसिनेट फोटोग्राफर। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, जो मेरा पड़ोसी है उत्साही फोटोग्राफर है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, सिलेक्ट द सेंटेंस विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्परेटिव डिग्री। कौन सा है भाई? आपको वो सेंटेंस करना है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्परेटिव डिग्री हो। जैसे हम ऑप्शन को पढ़ेंगे, सी इज द टैलेंट ऑफ ऑल म्यूजिशियन इन द ऑर्केस्ट्रा। रॉन्ग है भाई, टैलेंट नाउन है, एडजेक्टिव नहीं। टैलेंट क्या है भाई? नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, तो ये रॉन्ग है। सी इज द टैलेंटेस्ट, भाई यही रॉन्ग है। सी इज मोर टैलेंटेड, भाई मोर टैलेंटेड क्या है? म्यूजिशियन में ए क्या है भाई? गायब है, तो ये नहीं होगा भाई। सी इज द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियन इन द ऑर्केस्ट्रा, तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कॉम्परेटिव फॉर्म में है मेरे दोस्त, तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। 40 kg, 49 kg, 56 kg, 65 kg और 39 kg वजन वाले 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत वजन कितना होगा? ये तो भाई मैथ के सवाल, एक सवाल आपको इस तरह का देखने को मिलेगा जरूर, 110% कह रहे हैं। तो एवरेज आप कैसे निकालते हैं? एवरेज हम कैसे निकालते हैं? तो सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं पहले। 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 65 प्लस 39, टोटल संख्या से भाग कर देते हैं, यानी 1 2 3 4 5, यानी टोटल संख्या 5 है। तो ऊपर के सभी संख्याओं को पहले जोड़ते हैं,
9 5 14, 14 26, 20 9 29, 29 का 9 2 कैरी, 3 36 9, 9 5 14, 14 18, 18 4 22, 22 2 24, 249 बट्टे में 5 यानी 5 चौका 20, 24 4 9 49, 5 9 45 यानी 49 आपका समथिंग। देखिए डी ऑप्शन 49.8 आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएंगे। ओके तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ में भाई किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे। ओके दोस्त मेरे, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को। यदि एक टोकरी में सेब और नाशपाती 5:8 के अनुपात में है तो टोकरी में नाशपाती का प्रतिशत ज्ञात करिए। बताइए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इस सवाल को जो हल किया तो समझिए उसका बेसिक मैथ में क्लियर है, और मैथ में 25 के लगभग भाई 22 से 23 सवाल तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे भाई सबसे पहले हम टोटल फलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए सेब है 5 ठो और नाशपाती 8 है, यानी टोटल फलों की संख्या 13 हो गया, है ना मेरे दोस्त। तो हमसे किसका पूछा है, केवल टोकरी में नाशपाती का प्रतिशत पूछा है। तो नाशपाती तो 8 है, यानी 8 टोटल संख्या बटे में कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 8 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 800 बटे में 13, तो इसको भाग कराइए कितना आएगा भाई आपका 13 छक 78, 13 छक 78, फिर यहाँ से 2 80 में से 78 2 0, 13 कम 13 यानी 61 आपका आ रहा है आंसर, यानी 61.54% आ जाएगा। तो भाई नाशपाती का प्रतिशत कितना होगा, 61.54% हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, समझ में आप सभी को। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 को। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए भाई। तो क्या आएगा राइट आंसर, दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्त 630 है, संख्याएं ज्ञात करिए। बताइए दोस्त मेरे, ये बहुत ही बेसिक सवाल है भाई, याद रखिएगा। जब संख्या पूछ दे और कुछ संख्या दे दे यानी एलसीएम दे दे, तो भाई एक संख्या को आप 7x के रूप में लिख लीजिए, एक संख्या को 9x के रूप में, तो कितना हो जाएगा। जैसे भाई उनका लघुत्तम समावर्त कितना दिया है, 630 दिया है, यानी मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, ये आपका 7 9 63 यानी 63x के बराबर हो जाएगा। 63x बराबर कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 630 बटा में 63, यानी यहाँ से 63 का भाग जब आप 630 में कराएंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। यानी एक संख्या आपका 70 आएगा, एक संख्या आपका 90 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 10 का वैल्यू आप कहाँ रख देंगे भाई, इस x की जगह रखेंगे तो 7x है यानी 70 हो जाएगा। यहाँ पे 9x है तो x की 10 रखेंगे, 10 9 90 हो जाएगा। यानी एक संख्या 70 आएगा, एक संख्या 90 आएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट। यहाँ पे एलसीएम भाई हमने इसका निकाला है, 7 और 9 का एलसीएम आप लेंगे तो 63 आएगा, निकाल के देखिए आप। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50। 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹3500 पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो दोस्त मेरे यहाँ तो आप सभी से सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT बटे में 100, यही आप सभी का फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल आपका 3500 दे रखा है और रेट आपका 4% दिया है, टाइम आपका 4 वर्ष दिया है, बटे में 100 कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, तो 4 चौका 16, 35 गुणे 16 कितना होगा, 16 25 80 का 0 8, 16 तिया 48, 48 8 56 होता है, यानी 560 आ जाएगा। है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो बी ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे, किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करने में। तो उम्मीद करूंगा हर एक प्रश्न आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को ₹500 में खरीदा और 400 रुपये में बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। भाई ध्यान दीजिए, यदि आप कोई सामान 500 का खरीद रहे हैं और उसे 400 में बेच रहे हैं तो आपको 100 रुपया घाटा लग रहा है कि नहीं, किसी इसी 500 से घाटा लग रहा है ना दोस्त। प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त,
ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ से जब हम इधर काटेंगे तो कितना होगा 20% हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त हानि हम लोग कितना हो रहा है 20% का हो रहा है। तो ऑप्शन ए इस वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए दोस्त मेरे किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को हल करिए। तो अब देखिए साथी कुछ रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। रीजनिंग में इस बार भाई हमें पूरे 25 के 25 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर VDIZ एक निश्चित प्रकार से ZGKA से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार HNAS LQCT से संबंधित है। उसी तर्क का पालन करते हुए BJWP निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए दोस्त मेरे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा। जैसे देखिए VDIZ ये किसका रिलेशन है भाई? ZGKA से रिलेशन है ना मेरे दोस्त। तो V आपका कोड कितना होता है 22 होता है, Z 26 होता है, D 4 होता है, G होता है 7, I होता है 9, K होता है 11, Z होता है 26, E आपका 1 होता है। देखिए 22 से 26 प्लस 4 क्या है, 4 से 7 प्लस 3 क्या है, 9 से 11 प्लस 2 क्या है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए 26 से 1 यानी इसको 27 मान लीजिए। तो इसमें प्लस 1 किया है, यानी दोस्त मेरे प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 का इसमें आपका कोड हुआ है। इसमें यही पैटर्न है। दूसरे वालों को भी चेक कर लेते हैं भाई। जैसे HNAS इसका कोड क्या है LQCT, यही है। H होता 8, L होता 12, N होता 14, Q होता 17, A होता 1, C होता 3, S होता 19, T होता 20। देखिए उल्टा देखिए 19 से 20 प्लस 1, 1 से 3 प्लस 2, 14 17 प्लस 3, 8 से 12 यानी प्लस 4, 4 3 2 1, 1 2 3 4, ऐसे भी कर सकते हैं। तो पूछा किसका है BJWP। तो देखिए किसका पूछा है BJWP। P के बाद कौन सा चला था PQWXY, यही होगा भाई। उसके बाद इसमें 3 जोड़ना है। J में यदि आप 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा J 10, 3 जोड़ेंगे 13 यानी M आ जाएगा। B में 4 जोड़ना है, B में यानी 2, BCDEF आ जाएगा। यानी BJWP का कोड क्या होगा MFMYQ हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। इसमें हमने +4 जोड़ा, इसमें +3 जोड़ा, इसमें +2 जोड़ा, इसमें +1 जोड़ा, तभी हमारा कोड आया। यदि आप भी करना चाहते, आप टाइम वेस्ट करना चाहते तो ऐसा कर सकते हैं। जैसे B का 2, J का 10, W का 23, P का 16। भाई आपको पेपर में 1 ही घंटे के समय मिलेगा। पूरे 1 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन को हल करना होगा, ठीक है। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 53। एक निश्चित कूट भाषा में होस्ट को 2846 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टीम को 3587 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा? जैसे होस्ट है, होस्ट में 4 अक्षर हैं तो 4 अलग नंबर कोड दिया गया 2 8 4 6, और टीम में भी 4 अलग अक्षर हैं तो 4 अलग नंबर कोड दिया गया है 3 5 8 7। तो हमसे टी का पूछता है। हमेशा जब सिंगल पूछे तो पहले कॉमन चेक करिए। देखिए होस्ट में टी है और टी में भी टी है, इसका मतलब दोस्त हमें टी तो कॉमन मिल गया। तो इसका मतलब कि इस कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। देखिए 8 इसमें भी होस्ट में और टी में भी 8 है, इसका मतलब साथ ही टी का कोड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए दोस्त मेरे, जब सिंगल पूछे तो पहले तो आपको कॉमन चेक करना है। यदि कॉमन मिल गया, जो कोड हुआ है हर एक अक्षर को, इसमें भी आपको कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 54। ये सवाल क्या दे रखा है? एक निश्चित कूट भाषा में लाइफ इज रूड को TPCKGN के रूप में लिखा जाता है और दिस इज नॉट लाइफ को GNDISB के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में लाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए साथी, जब सिंगल पूछे, जैसे आप सभी से लाइफ पूछ दिया, तो सबसे पहले हम कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए लाइफ यहाँ पर दिया है, लाइफ इज रूड और दिस इज नॉट लाइफ, यानी दोनों में हमें भाई लाइफ तो कॉमन मिल गया।
इसका मतलब कि लाइफ हमें जब दोनों में कॉमन मिला तो इसका मतलब कि कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिल जाएगा। लाइफ इज रूट का कोड TPCKGN है और दिस इज नॉट लाइफ का कोड क्या है, GNDISB है। यानी GN देखिए हमें दोनों मिल रहा है। GN देखिए यहाँ पर भी है, GN यहाँ पर भी है, यानी लाइफ का कोड क्या हो जाएगा, GN हो जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे भाई, इसी बात पे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को तो जो आप ऑन करके रखिए। ओके, और अपना एग्जाम डेट हमें क्लियर कर दीजिएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो दोस्त मेरे इसमें प्लस माइनस को बदलना है, गुणा भाग को बदलना है। इस समीकरण में यहाँ पे समीकरण दिया है, उसके बाद बॉडमस के नियम लगाना है। चलिए भाई हल करते हैं। पहले समीकरण को बना लेते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। 121 प्लस है तो प्लस को माइनस बदलना है, एक है। एक बाद देखिए एक के बाद क्या दिया, माइनस है तो माइनस को प्लस बदलना है। 6 के बाद देखिए भाग है तो भाग को गुणा बदल देना है। फिर इसका 16 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को भाग में बदल देना है, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, बॉडमस के नियम लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं साथी यहाँ पे 121 है, माइनस 1 है, प्लस 6 है, गुणा 8 का भाग 16 में देंगे 2 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 121 माइनस 1 प्लस 6 दूनी 12 है, प्लस 12 और प्लस 121 कितना हो जाएगा, 133, और 133 में से 1 को माइनस करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को हल करिए। तो ये सवाल क्या बोल रहा है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। तो भाई दो प्रश्न आपके पेपर में 110% आएगा सेम पैटर्न पे। जैसे यहाँ पे आपको पहला रिलेशन दिया है 5, 14, 24, तो आपको क्या करना है, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको सी मानना है। तो यही आपको सी आंसर लाना होता है। तो इसी ए बी में आपको प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, भाग करना है। तो सबसे पहला हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन को हल करेंगे, प्लस को देखेंगे। जैसे मेरे दोस्त पहला आपका बॉक्स क्या दिया है 5, 14, 24, तो हमें इसी 5 और 14 से 24 लाना है। तो सबसे पहला हम इसको क्या करेंगे, इनको हम आपस में जोड़ेंगे। 14 में 5 को जोड़ेंगे कितना होगा 19, 19 से 14 यानी प्लस 5 हो जाएगा तो 24 बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 9, 6, 24 दिया है, 9, 6, 24, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 6, 15, 15 से 24 यानी प्लस 9। तो इसमें समीकरण कैसा बन रहा है, समीकरण यदि आप ध्यान से देखेंगे दोस्त मेरे तो a प्लस बी कर रहा फिर a को जोड़ दे रहा है, तभी तो c आ रहा है। यही तो फॉर्मेट मिल रहा है हमें भाई। देखिए पहले a प्लस बी हमने किया, फिर a को जोड़ रहे हैं, तभी तो c आंसर मिल रहा है। चेक कीजिए आप भाई। जैसे देखिए 5, 14, 24 है तो 5 और 14 की जोड़ी कितना आएगा 19 आ जाएगा। और 19 में इस 5 को यानी a को, हमने इसको a माना था, a को जोड़ेंगे तभी तो भाई 24 आएगा आपका। उसी प्रकार देखिए 9, 6, 24, 9, 6, 24, देखिए 9 और 6 को आप जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 6, 15, और 15 से आपको 24 जाना है तो इसी a को जोड़िए फिर से तो कितना आएगा 24 बन जाएगा। तो यही हमें फॉर्मेट देखना है, a प्लस बी प्लस ए बराबर सी, यही हमें सीक्वेंस चेक करना है ऑप्शन में। चलिए भाई 21 और 23 को जोड़ेंगे 44 आता है, 44 में 21 को जोड़ेंगे 65, लेकिन यहाँ पे देखिए 55 दिया है। 17, 10 कितना होता है 27, 27 में यदि हम 17 को जोड़ेंगे 44 आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 42 दे रखा है। ऑप्शन सी देखिए 11, 12 को हम जोड़ेंगे कितना आता है 23 आता है, 23 में फिर 11 को जोड़ देंगे 34 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी को भी चेक करते हैं। 15, 19 को जोड़ेंगे कितना आएगा 15, 19 आपका 34, 34 में 15 को जोड़ेंगे तो 49 आता है, न कि 89 आता है। तो भाई इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 11, 12, 34, 11, 12 को जोड़े कितना आएगा आपका 23 आएगा, फिर इसी 23 में 34 यानी प्लस 11 कर देंगे तो 34 बन जाएगा। यानी a प्लस बी प्लस ए बराबर सी, यही फॉर्मेट में मिल गया ऑप्शन सी, तो राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए कोस्ट का कोड 5971 लिखा है, सेल का कोड 8692 लिखा है, तो यस का कोड कितना होगा। तो देखिए कोस्ट में यस है
और सेल में भी यस है, इसका मतलब इस कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। 5971 8692 99 देखिए 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, यानी यस का कोड कितना हो जाएगा भाई 99 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 58, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप सभी से क्या पूछा है 7 क्वेश्चन मार्क, ठीक है 22 37 57 82, भाई ये आपकी संख्या नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे दोस्त इसमें क्या हो सकता है, इसमें कितने को ऐड कर रहा है मेरे दोस्त ध्यान से बताइए। यदि दोस्त मेरे हम एक बार दिमाग लगाएं तो यदि हम उल्टा चेक करते हैं तो उल्टा लिखते हैं तो देखिए ये जब इस तरह का सवाल देते हैं हम उल्टा लिख लेते हैं 82 57 37 22 क्वेश्चन मार्क है, फिर उसका लास्ट में 7। देखिए 82 57 यानी माइनस हो रहा है, 82 में क्या माइनस करेगी 57 हो जाए तो भाई -25 को कर दीजिए, फिर उसका 57 से आपको 37 जाना यानी -20 कर दीजिए। फिर देखिए 37 से 22 जाना है, 37 में क्या माइनस करेगी 22 पे आ जाए तो -15 कर दीजिए। देखिए पहले -25 फिर -20 फिर -15, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें -10 कर देंगे इस 22 में। 22 में यदि हम दोस्त मेरे -10 को करेंगे तो कितना आएगा भाई 12 आ जाएगा, यानी हमारे यही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 12 में से -5 कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 7 हो रहा है, यानी इस सवाल का दोस्त मेरे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 58 का सी ऑप्शन क्या हो रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भाई एक संख्या के बाद तुरंत आपका प्रश्नवाचक संख्या दे दे तो आपको उल्टा करके लेना है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 59, क्या बोल रहा है सवाल, कथन कुछ चटाई कालीन है सभी कालीन चादरें हैं, यानी दोस्त मेरे कुछ चटाई हम सी से डिनोट करें, कुछ चटाई क्या है भाई कालीन है, ठीक है। कुछ चटाई क्या है भाई, ये हम सी से अब क्या है भाई चटाई है, और के से हम क्या करेंगे कालीन को दर्शाएंगे, यानी मेरे दोस्त कुछ चटाई क्या है कालीन है, और सभी कालीन यानी ये सभी कालीन, यानी ये सभी कालीन, ये सभी कालीन क्या है भाई चादरें हैं, यानी CH से डिनोट कर रहे हैं। बस आपको कथन बनाना आना चाहिए मेरे दोस्त। देखिए अब इसका निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ चटाई क्या चादरें हैं, कुछ चटाई यानी मेरे दोस्त CH, कुछ चटाई क्या चादरें हैं, भाई चादरें तो लग रहा है, कुछ चटाई यानी सी पहले ये हमने डिनोट किया था, यह मेरे दोस्त हमने इसको डिनोट किया है ना दोस्त मेरे। बिल्कुल कुछ क्या है भाई कुछ चटाई क्या चादरें, बिल्कुल ठीक है भाई है, यानी पहला निष्कर्ष हमारा ठीक लग रहा है। सभी चादरें क्या कालीन है, नहीं भाई कुछ तो आपके चटाई भी हो रहे हैं, यानी केवल पहला निष्कर्ष आपका ठीक लग रहा है, यानी देखिए पहला आपका ठीक लग रहा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो इस सवाल का पहला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, अगला सवाल कॉल करिए। याद रखिए आपके पेपर में 3 का पेयर दे सकता है। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, AZB BYC CXD DWE। तो दोस्त मेरे ध्यान से आप देखिए पहला अक्षर A है, इसमें B है, इसमें C है, इसमें D है, तो अगली संख्या क्या होगा E होगा, यानी हमारा आंसर या तो B आएगा या तो C आ जाएगा। अब हम दूसरे यदि अक्षर को हल करते हैं तो यदि भी आ गया या F आ गया तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए भाई पहला तो हमें भाई बिना हल के आंसर मिल गया, क्योंकि देखिए इसमें A है, इसमें B है, इसमें C है, इसमें D है, तो अगली अक्षर क्या आएगा E आ जाएगा। तो दूसरे को चेक करते हैं भाई, जैसे Z है, इसमें Y है, इसमें X है, इसमें W, भाई उल्टा देखिए ZYXW, उसके बाद क्या होगा B हो जाएगा, यानी EBF हो जाएगा। तो इस सवाल का B ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्त मेरे। कितना आसान सवाल रहा है। तो दोस्त मेरे ये पेपर से पहले आपको चेक करने का मौका पेपर मिल चुका है, पूरे पेपर का सोल्यूशन आपको ऐसा ही मिलने वाला है। ओके दोस्त मेरे, आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और सभी प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए।
ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस पेपर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही दूसरे पेपर के साथ में, जो आज के पहले शिफ्ट में आपका पूरा पेपर आया था उसके आधार पर, और एसएससी ने मना है कि आप पेपर का रिव्यू करने के लिए। लेकिन दोस्त हम कुछ एनालिसिस आपको करवाएंगे उससे रिलेटेड। रिव्यू को हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं भाई, नहीं कराएंगे, एसएससी ने साफ तौर पे मना किया है। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन उस तरह का क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे तो आप समझिएगा। ठीक है, तो इसलिए नोटिफिकेशन को आप ऑन करके रखिए। तो चलिए दोस्त इस पेपर को यहीं समाप्त करते हैं। तो आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए, माता रानी की कृपा यही रहे। तो मेरे दोस्त आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।